नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारी संस्कृत सरस्वती क्लास में। मैं राम कुमार जाट आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, 2020 का आज ये अंतिम दिन है। 2020 के कुछ लम्हे हमारे लिए, ये काल हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। आशा करते हैं कल से एक नया सवेरा अपने जीवन में, एक नई क्रांति, नया उत्साह है, नया प्रकाश, नया उजाला, नई नौकरी, नया जीवन, नया सुख, नई आशा, नई बहुत सारी चीज़ें लेकर आए आप सभी के जीवन में। 2021 की शुरुआत से लेकर अंत तक लगातार सुख, समृद्धि और बहुत सारी खुशियां आपके द्वार हों, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। 2020 के जो हमारे बुरे अनुभव रहे, उनके विपरीत 2021 के हमारे और भी अच्छे सुखद अनुभव रहे, ऐसी मैं आप सबके जीवन के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। और आप सभी मेरे संस्कृत सरस्वती चैनल परिवार से जुड़े उन सभी साथियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 शुभकामनाएं। चलिए साहब, जल्दी से आप इस वीडियो के लिंक को आप शेयर करें, फिर आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। कल मैंने पिछली क्लास में आपको शाम के समय कहा था कि मैं आपके लिए जो संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर न्यूनतम फीस में मैं आपको पूरा कोर्स दूंगा। वादे के मुताबिक मैंने आपके लिए किया है। आज और कल आप संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन पर रीट से संबंधी जो क्लासेज हैं, जिसमें वीडियो ऑनलाइन क्लास आपकी हो गई, पीडीएफ नोट्स आपके हो गए, टेस्ट सीरीज आपकी हो गई, टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर आपके हो गए, परीक्षा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हो गए, ई मॉडल पेपर पूरा आपका 27 का सेट हो गया, और ई बुक जो चलती है हमारी संस्कृत सरस्वती पब्लिकेशन की किताब, वो भी आपके सारे इस कोर्स में आपको मिल जाती हैं। और बहुत अच्छा प्यार प्रेम आप लोगों ने दिया, बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ आप लोगों ने दिए हैं कि सर हम अब तक जहाँ भी पढ़े, जिससे भी पढ़े, जिस रूप में पढ़े, किसी किताब से पढ़े, किसी के मार्गदर्शन में पढ़े, लेकिन सबसे अच्छा अनुभव हमारा संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन के कोर्स से रहा। ये सब जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और आशा करता हूँ कि संस्कृत सरस्वती परिवार, संस्कृत सरस्वती मोबाइल ऐप पे आपका जो कोर्स है वो और मैं राम कुमार जाट आप सभी के जीवन में, आपकी सफलता में तनिक भी यदि लेश मात्र भी, जिस दिन आप सफल हो और उसमें एक छोटी सी लाइन नीचे डाल देंगे कि आदरणीय गुरुजी का भी हमारा थोड़ा बहुत इसमें योगदान रहा, तनिक थोड़ा बहुत कितना भी आप यदि श्रेय देते हैं, तो मैं समझूंगा कि वास्तव में आपने जो है मुझे गुरु दक्षिणा दे दी। तो दोस्तों जल्दी से आप शेयर करें। तब तक माँ शारदे को हम प्रणाम करते हैं, माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। जितने अधिकतम आप कल लोगों ने कोशिश की, 1140-1200 लोग हम लाइव आए, और प्रयास करके आप लोग जल्दी से जल्दी जितना अधिकतम हो सके इसके लिंक को शेयर करें, ताकि आज की क्लास जो हमारी प्रत्यक्ष विधि की बची हुई क्लास है और उसके बाद हरवट की पंचपदी की क्लास है, उसको हम प्रारंभ करते हैं। माँ शारदे को प्रणाम करता हुआ मैं उनके चरणों में शब्दों के द्वारा मेरा अभिवादन प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। और इस माँ शारदे से भी कामना करूंगा कि आपका पढ़ा लिखा हुआ ज्ञान आपके जीवन में सार्थक हो, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी विद्या, आपका ज्ञानार्जन सब सार्थक हो, आपको ज्ञान के माध्यम से समाज में मान सम्मान मिले, आपको इस समाज में व्यावसायिक रूप से आपको नौकरी मिले, और आपका और आपके परिवार का, समाज का जीवन स्तर, जीवन शैली, जीवन सब सुधरे आपका। तो हम प्रणाम करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। चलो भाई लोगों, सभी को जोड़ लो जल्दी से, ताकि हमारी आज की इस कक्षा को प्रारंभ करें। और जिन लोगों ने कल कक्षा में शिक्षण कार्य किया उनका ज्ञान अधूरा ना रहे, तो एक बार जल्दी से आप अपने साथियों को लिंक शेयर कर दो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब पे। 2020 का आज ये अंतिम दिन 31 दिसंबर 2020 है, और आज 31,000 अपने सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। कल 30 तारीख से 30,000 सब्सक्राइबर थे, तो कल आप लोगों ने बहुत खुशी मुझे प्रदान की। मैं 2 रोटी ज़्यादा खाया और रात को कम सोया, क्योंकि नींद ही नहीं आई खुशी के मारे। जब आप लोगों का इतना प्यार प्रेम हमारे सानिध्य में हमारे प्रति दिखता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ हम ढूंढते रहते हैं। चलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कल जिस विधि की, उस विधि का नाम था प्रत्यक्ष विधि। अब आप अपना काम करते रहिएगा, मैं अपना काम प्रारंभ करता हूं। अब बीच बीच में हम कुछ और बातें करते रहेंगे। आज 2020 का अंतिम दिन भी है। क्यों? सभी को नमस्कार। आप सभी साथियों को जो भी कमेंट्स कर रहे हैं लगातार धुआंधार,
उन सभी को मेरा अभिवादन, मेरा प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जिस विधि की दोस्तों बात कर रहे थे उस विधि का नाम था प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के बारे में हमने ये पढ़ा कि सबसे पहली बात, इस विधि के कई सारे नाम हैं। इस विधि के अंतर्गत शब्द और अर्थ का प्रत्यक्ष संबंध किया जाता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इसमें विचारों का और अभिव्यक्ति का सीधा संबंध दिखाया जाता है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इसमें भाषा और अनुभव का प्रत्यक्ष संबंध दिखाया जाता है, यानी किसी भी शब्द को वस्तु दिखा करके, दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से कभी अनुवाद करके नहीं बताया जाता, बल्कि वस्तु दिखा करके उसका अर्थ बताया जाता है। इदम कलमम, अयम श्यामपट्टः, अयम शिक्षकः, इदम वस्त्रम, ऐसा करके डायरेक्ट ही बच्चे को जन्म के बाद जैसे एक बालक स्वाभाविक रूप से संस्कृत भाषा के समान या हिंदी भाषा जैसे सीखता है, वैसे ही चारों तरफ संस्कृत का वातावरण दिया जाए तो बालक जैसे हिंदी सीख लेता है जन्म के बाद, वैसे ही संस्कृत भी सीख जाएगा। दूसरी बात, आसानी से इस विधि के द्वारा हम सीख लेते हैं। चारों तरफ संस्कृत का वातावरण दिए जाने से, चारों तरफ मतलब कक्षा शिक्षण के दौरान, शिक्षक छात्र संवाद के दौरान, आपस में मित्र बात कर रहे हैं तो भी, ग्रंथालय में पढ़ रहे हैं तो भी, लाइब्रेरी में शिक्षण चल रहा है तो भी, हर जगह संस्कृत में ही संवाद होता है। तो धीरे धीरे टूटी फूटी होते होते टूटी और फूटी रह जाती है और हम एक अच्छी संस्कृत भाषा सीख जाते हैं। मैंने आपको बताया था इस विधि का नाम निर्बाध विधि है, क्योंकि इसमें संस्कृत टू संस्कृत ही काम होता है। संस्कृत के अलावा अन्य किसी भी भाषा का कोई व्यवधान, कोई बाधा नहीं होती है। मतलब यानी कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं करेंगे बीच में, संस्कृत के अलावा किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम निर्बाध विधि कहते हैं। दोस्तों, ये प्राकृतिक विधि है। प्राकृतिक विधि इसलिए थी क्योंकि इस विधि के द्वारा जैसे जन्म के बाद हम अपनी मातृभाषा सीख जाते हैं बिना किसी विशेष प्रशिक्षण की, बिना किसी क्लास में पढ़ने के। मैं जन्म लेने के बाद ढूंढाड़ी मारवाड़ी सीख गया, मैं जन्म के बाद में न जाने अनायास ही कैसे हिंदी सीख गया, वैसे ही वातावरण से इस विधि में बच्चे को संस्कृत में वातावरण दे करके संस्कृत सिखा दी जाती है। तो ये प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक नियमों के अनुकूल है, स्वाभाविकता के सिद्धांत के अनुकूल है, इसलिए प्राकृतिक विधि है और स्वाभाविक विधि है। लास्ट में अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड आपने नाम सुना है, हम चर्चा कर लिए थे। इस विधि का सूत्रपात अंग्रेजी भाषा शिक्षण में फ्रांस में गुइन ने 1901 में किया। फिर इसके बाद भारत में आई 1951 में बम्बई का एक स्कूल अल्फेनस्टोन हाई स्कूल बम्बई, जिसमें हमारे प्रोफेसर वीपी वकील महोदय ने इसका सूत्रपात किया। संस्कृत शिक्षण में भी उसी समय लागू की गई। ये जिस विधि पर आधारित है उस विधि का नाम है मदर्स मेथड और उसको देने वाले महोदय का नाम था वाल्टर पेनफील्ड महोदय। ठीक है भैया। अब हम अर्थ पढ़े, इसका उद्देश्य पढ़े। इसके उद्देश्य में हमने चर्चा करी कि इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा सीखने का, कि भाषा शिक्षण के लिए उस भाषा का वातावरण निर्माण करके स्वाभाविक रूप से संस्कृत सिखाना, यानी जो भाषा सिखाना चाहते हैं उसका वातावरण निर्माण करके चारों तरफ संस्कृत ही संस्कृत करके अपने स्वाभाविक रूप से संस्कृत को सिखाना। क्या है प्रत्यक्ष विधि? जिस भाषा को सीखना हो उसको उसी में सिखाया जाए, जिस भाषा को पढ़ना हो उसको उसी में पढ़ाया जाए। संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाया जाए तो प्रत्यक्ष विधि है। संस्कृत के शिक्षण कार्य में अन्य भाषा का प्रयोग वर्जित हो तो वो प्रत्यक्ष विधि है। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि प्रत्यक्ष विधि के शुरुआती दिनों में बालक संस्कृत सीखने में परेशानी उसको आती है। कोई बात नहीं भाई साहब, हम थोड़े दिन अपनी मातृभाषा भी थोड़ी थोड़ी करके उसमें ले चलते हैं, लेकिन याद रखना प्रत्यक्ष विधि में जब मातृभाषा का शुरुआती दिनों में प्रयोग किया जाता है तो ऐसी परिष्कृत विधि का शुरुआती दिनों में प्रत्यक्ष विधि का ही दूसरा रूप, प्रारंभिक जो रूप है उसका नाम मौखिक विधि होता है। लेकिन मौखिक विधि प्रत्यक्ष विधि नहीं होगी, क्योंकि जब संस्कृत शिक्षण में मातृभाषा का प्रयोग करोगे तो प्रत्यक्ष विधि हो नहीं सकती। और वो प्रत्यक्ष विधि का प्रारंभिक रूप जो प्रारंभिक अवस्था में शुरुआती दिनों में काम आता है वो आपका मौखिक, उसका भी प्रवर्तक प्रोफेसर वकील महोदय। इसके बाद हम चले थे साहब विशेषताओं में, तो हम सीख रहे थे कि हर जगह संस्कृत का वातावरण बनाया जाता है, सरल विधि है, स्वाभाविक विधि है ना। कोई शब्द का कठिन अर्थ समझाना हो दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग कर लेते हैं। यदि किसी चीज़ को समझाना हो तो हम कई प्रकार के अभिनय है ना, किसी प्रकार का शब्दार्थ नहीं बताते बल्कि डायरेक्ट हम प्रदर्शन कर लेते हैं, चित्र बनाकर दिखा देते हैं, साक्षात वस्तु दिखा देते हैं, अभिनय करके बता देते हैं। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हम लोग पढ़े थे। आप सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। इसी विधि के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं कि जो हमारी प्रत्यक्ष विधि है उस प्रत्यक्ष विधि के कुछ समर्थक भी हैं और कुछ विरोधक भी हैं। आप सबको पता है कि इस विधि के समर्थकों में इसको लाने वाले महोदय का नाम तो आपने पढ़ ही लिया है। अरे इसके समर्थक यानी प्रवर्तक तो कौन थे? हमारे वकील महोदय थे। तो वो तो बेचारे हमारे साथ है ही हैं, वो तो कहाँ जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए, इस विधि के समर्थकों में आपके आते हैं जेस्पर्सन व गेटे। जेस्पर्सन व गेटे
ये आपके आदरणीय महोदय जो वास्तव में इस विधि के क्या है, समर्थकों में आते हैं। परीक्षा में पूछ ले आपसे कि बताइए प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक का नाम क्या है, तो प्रवर्तक तो कौन थे आपके, वकील महोदय। और कहे कि बताइए इसके समर्थकों में इसके समर्थक का नाम क्या है, तो आप कहेंगे जेस्पर्सन, और एक महोदय का नाम है दोस्तों गेटे। लेकिन जहां समर्थक होते हैं वहां विरोध करने वाले भी होते हैं। अब आपसे कह दे कि बताइए इस विधि के विरोध करने वाले विरोधी कौन हैं, मैंने आपको बहुत प्यारे शब्दों में कहा था, इस विधि में संस्कृत सुसंस्कृत ही काम होता है, मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता, किसी शब्द का अनुवाद करके नहीं बताया जाता, इसलिए अनुवाद विरोधी विधि है। व्याकरण के नियमों को रटने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए व्याकरण अनुवाद की विरोधक है। इसका मतलब भंडारकर विधि में आप व्याकरण और अनुवाद का सहारा लेते थे, यहाँ व्याकरण और अनुवाद का कोई काम ही नहीं है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों जो उसके मानने वाले हैं इसके विरोधी हो जाएंगे। जिसमें आदरणीय आपके महोदय हैं जिसका नाम है भंडारकर, क्योंकि भंडारकर विधि में तो व्याकरण अनुवाद ही चलता है, इसमें ऐसा नहीं चलता। तो ये तो कहेंगे ना कि ये कोई विधि है क्या साहब, इसमें व्याकरण का ज्ञान ही नहीं दिया जाता, अनुवाद के बिना कोई भाषा सीखी जाती है क्या, ऐसा ये लोग कहते हैं। तो एक विरोधी तो आपके भंडारकर हैं, और भंडारकर विधि का समर्थक भी इसका विरोधी हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे साथियों, दुश्मन का मित्र भी हमारा दुश्मन ही होता है, इसलिए भंडारकर तो इसके हैं ही हैं। इसके अलावा एक आपके आते हैं वामन शिवराम आप्टे, वामन शिवराम आप्टे, ये लोग भी इसके विरोध में आते हैं। ध्यान रखना परीक्षा में आ जाए कि बताइए प्रत्यक्ष विधि के समर्थकों में कौन है, तब आपको बताना है प्रोफेसर वीपी वकील महोदय, ये तो प्रवर्तक ही है, इसके बाप ही है, भारत में इसको लाने वाले हैं, दाता हैं। दूसरे जेस्पर्सन हैं और एक गेटे, ये समर्थक हैं कि अच्छी विधि है साहब, बहुत बढ़िया विधि है, सीखना चाहिए। विरोध में कौन आएगा, जो इस बात को नहीं मानता कि व्याकरण अनुवाद का काम नहीं है, तो काम है ये मानते हैं ये लोग, इसलिए विरोध करते हैं। व्याकरण अनुवाद के बिना कोई सीख सकता है क्या इससे, तो जो लोग व्याकरण अनुवाद विधि के समर्थक हैं वो इस प्रत्यक्ष विधि के विरोधी लोग हैं। तो प्रत्यक्ष विरोध के विरोधी कौन हो गए, भंडारकर महोदय हो गए आपके रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, और वामन शिवराम आप्टे, ये लोग इसके विरोधी हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ये चर्चा ये है कि ये जो विधि है आपकी वो प्रारंभिक स्तर के लिए उपयोगी और सरल विधि तो है ही है, और एक लाइन जो अर्जुन का बाण जो सीधा मछली को फोड़ेगा, परीक्षा का प्रश्न देगा, वो ये है कि ये किसी भी भाषा शिक्षण की, किसी भी भाषा का मतलब प्यारे दोस्तों संस्कृत भी होती है, उसमें अंग्रेजी भी सीख सकते हैं आप, तो किसी भी भाषा को यदि हम सीखना चाहते हैं उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि का खिताब बताओ किस विधि को दिया गया है, तो याद रखना वो आपकी विधि है जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। ये लाइन में लास्ट में भी लिखूंगा, कब लिखूंगा मैं, लास्ट में भी लिखूंगा कि किसी भी भाषा शिक्षण की, भाषा बोला मैंने, ग्रामर, गद्य, पद्य, अनुवाद, नाटक नहीं बोला मैंने। परीक्षा का प्रश्न होगा कि बताइए किसी भी भाषा सीखने की, किसी भी भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि का नाम क्या है, तो क्या जवाब हो जाएगा भाई आपका, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। संस्कृत भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि प्रत्यक्ष विधि, हिंदी भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि प्रत्यक्ष विधि, उर्दू की प्रत्यक्ष, इंग्लिश में डायरेक्ट, समझ रहे हैं मेरी बात को, यही लाइन में लास्ट में भी लिखूंगा। अब हम बात करते हैं इस विधि के गुण और दोषों की। यदि आपने इस विधि को बहुत बढ़िया तरीके से समझा है कि वास्तव में है क्या, तो आप लोग मुझे जवाब दीजिए कि साहब इस विधि में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, और जल्दी से कमेंट्स बॉक्स भर दो दबा दबी करके कि गुरु इसमें ये है, इसमें एक अच्छी बात ये है, इसमें एक अच्छी बात ये है, इसमें एक अच्छी बात ये है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेवें, फिर हम बढ़ते हैं गुण और दोषों की तरफ। फटाक से कर दो, और भैया जिन्होंने शेयर नहीं किया ना अभी तक वीडियो को, है ना, वो जल्दी से शेयर करें, और 2020 का जो ये हमारा राहु केतु शनि है उसको धो लें। आज जो इस वीडियो को शेयर करेगा उसके जीवन से राहु केतु शनि आदि सभी चले जाएंगे। ऐसा 2020 के अंतिम दिन 31 दिसंबर 2020 के लिए ज्योतिषियों ने कहा है कि जो जितना संस्कृत सरस्वती जो अपना चैनल है उसमें रामकुमार शास्त्री के वीडियो को, संस्कृत को जितना जो शेयर करेगा उसके जीवन से सारी व्याधियां, इसी महामारी, इसी साल के साथ गायब हो जाएंगी। अब मैं देखता हूं कि कौन बिना दवा के भी अपने जीवन के कष्ट मिटाना चाहता है। चलो छाप लिया होगा आप लोगों ने। बात करते हैं हम, हमारी विधि है दोस्तों, उसका नाम क्या है, प्रत्यक्ष विधि। जो विधि है हमारी, उस विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। और अब हम चर्चा करेंगे कि इस प्रत्यक्ष विधि के कौन कौन से तो गुण हैं
और हम चर्चा करेंगे कि इस विधि के कौन कौन से दोष हैं। जहां अच्छा होता है वहां कुछ बुरा भी होता है, जहां कुछ बुरा होता है वहां अच्छा भी होता है। ओवरऑल मैंने आपसे कही दिया कि ये भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में घुस जाए, है ना। क्या पता लास्ट में मैं बोलूँ ना बोलूँ, लेकिन आपको ये दिमाग में सेट हो जाए। चलो साहब, अब आपने पढ़ा है, लोग लिख भी रहे हैं, बढ़िया लिख रहे हैं कि इस विधि के कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहली बात मेरे प्यारे साथियों कि इस विधि का सबसे अच्छा गुण है कि ये भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं? कहा, जब एक गुरुजी, एक टीचर, अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है तो उसको कुछ बातें दिमाग में लेते हुए चलनी पड़ती हैं। किन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शिक्षण के दौरान हमें जिन जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको कहते हैं साथियों शिक्षण के सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अलग अलग बालक अपने आप में अलग अलग है दूसरों से, हमें ध्यान रखना चाहिए। रुचि का सिद्धांत, क्रिया करके सीखने का सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, है ना। इस प्रकार बहुत सारे सिद्धांत है भाई। मनोवृत्ति का सिद्धांत, है ना। दृश्य श्रव्य सामग्री प्रयोग करने का सिद्धांत, क्रम विभाजन का सिद्धांत, पाठ्यक्रम प्रक्रिया का सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के चलना पड़ता है। लेकिन वो सारे सिद्धांत यहाँ फॉलो किए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है, यानी जो भाषा के शिक्षण के सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों के अनुकूल है, यानी उनको स्वीकार करती है। अब ऐसे तो मैं रटी रटाई लाइन बता दूं ना, आप रट भी लोगे, लेकिन हमें ये देखना भी तो है ना कि कैसे। तो सुनो मेरी बात को ध्यान से। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि हकीकत में ये संस्कृत सीखने का एक स्वाभाविक क्रम है। यानी क्यों? क्योंकि हमने वातावरण क्या दिया बच्चे को? संस्कृत का वातावरण दिया। तो संस्कृतमय वातावरण हुआ, जहां भी जाओगे संस्कृत को पाओगे, इसलिए कब तक दूर जाओगे। तो संस्कृतमय वातावरण से बच्चा क्या करता है? स्वाभाविक रूप से ही संस्कृत सीखता है, स्वाभाविक रूप से संस्कृत का शिक्षण कर लेता है। पता ही नहीं चलता हम जन्म के बाद कैसे हिंदी सीख जाते हैं, पता ही नहीं चलता। वैसे ही हम यहाँ पर चारों तरफ रोजाना संस्कृत सुनते रहते हैं। 6 घंटे का हमारा विद्यालय कार्यक्रम होता है, तो सीखते सीखते जैसे अंग्रेजी मीडियम के बच्चे अंग्रेजी सीख जाते हैं, वैसे ही संस्कृत मीडियम रहेगा तो संस्कृत सीख जाएंगे। और सुनो प्यारे साथियों, ये याद रखना, प्रारंभिक स्तर पर यानी जो कक्षा 1 से 5 या 8वीं क्लास, या यो मान लो कोई भाषा सीखने के प्रारंभिक के महीने 2 महीने का जो समय है, उस प्रारंभिक दिवसों में या प्रारंभिक स्तर पर याद रखना संस्कृत शिक्षण की उपयोगी तो है ही है। उपयोगी होने के साथ साथ में दोस्तों ये बड़ी सरल विधि भी है, बहुत सरल है। छोटे बच्चे को आप ये कह दोगे ना, जैसे ही मेरे पास में देखिए बोतल है, और आप इसको छोटे बच्चे को, जैसे पहली बार बच्चे ने इसको देखा, अब इसको देखो कैसे पढ़ाया जाता है। इस विधि की अच्छी बात क्या है कि अब आपने क्या किया, सबसे पहले बच्चे ने कहा कि गुरुजी ये क्या है। मैंने कह दिया कि बेटा ये तो ढोल है, ढोल। क्या है ये? ढोल। अब आपने बच्चों को सबसे पहले शब्द और अर्थ का प्रत्यक्ष संबंध देखो कैसे होता है। ये गुरु क्या है? अपना शब्द है, और ये इसका अर्थ है ये। तो ढोल क्या है? शब्द है, और ढोल का अर्थ क्या हो गया? ये हो गया। अब मुझे बताइए, बच्चे को प्यास लगेगी तो वो क्या कहेगा अपनी मम्मी से? मम्मी ढोल दे दे, पानी पीऊंगा। क्योंकि बच्चे को हकीकत में साक्षात प्रत्यक्ष हमने ये दिखाया कि जो शब्द है ढोल, उसका अर्थ ये होता है ये। तो जब जब इसको ये चाहिएगा वो इस अर्थ के लिए क्या बोलेगा? ढोल बोलेगा, ढोल। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसमें शब्द और अर्थ का प्रत्यक्ष संबंध दिखाया जाता है। इससे बालक को रटना नहीं पड़ता कि साहब कोई चीज़ है, मीनिंग याद करना पड़ेगा, उसको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ेगा कि MORNING, मॉर्निंग माना सुबह, उसको सुबह के टाइम को सुबह ही बताया जाता है डायरेक्ट ही। समझ रहे हैं? तो प्रारंभिक स्तर पर बालक को जैसे जैसे आप वस्तुओं को सीधा दिखाते जाओगे, नाम देते जाओगे, आराम से वो सीख जाएगा। कितनी अच्छी बात बताई। जल्दी से शेयर करो इस वीडियो को आप धमाधम। बता दो कि संस्कृत के शिक्षण में भी, रीट आदि के लिए भी संस्कृत के विद्यार्थी इतनी तन्मयता के साथ, इतने समर्पण के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ शिक्षक के साथ में जुड़ते हैं। उनको शिक्षक के कार्य की, शिक्षक की मेहनत की, शिक्षक के विषय वस्तु देने की और उसकी योग्यता व्यक्ति की इतनी कदर है कि आप लोगों ने इसको खूब सराहा है। तो प्रारंभिक स्तर पर उपयोगी व सरल विधि है। चौथी बात आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि ये व्याकरण अनुवाद, जो बहुत कठिन जटिल व्याकरण के नियम है, उनको भी नहीं मानती, जरूरत ही नहीं उनकी।
अरे सुनो ही ऐसे पढ़ पढ़ के सुन जाते हैं। मैं हिंदी की व्याकरण नहीं सीखा आज तक, कभी क्लास में बैठ करके मैंने विशेष हिंदी व्याकरण का अध्ययन नहीं किया, तो क्या मैं हिंदी नहीं सीखा? क्या आती है मुझे, बोल ही रहा हूं मैं कब से। मैं अंग्रेजी की बिना ग्रामर सीखे भी अंग्रेजी बोल सकता हूं, बताओ बात मानते हो ना? तो किसी भी भाषा की सीखने के लिए क्या ग्रामर को सीखना बहुत जरूरी है? क्या नहीं है? हम डायरेक्ट उस भाषा को वैसे ही सुन रहे हैं। अंग्रेज का बेटा कभी अंग्रेजी की क्लास में ग्रामर नहीं पढ़ा, अंग्रेजी बोलता है। अरे समाचार वाचन करने वाले कितने ही लोग, बहुत सारी मैडमें आती हैं, सूट वूट लगा के आती हैं, हेलो डूइंग इधर मुंबई, ये वो, मतलब मुझे आती नहीं अंग्रेजी, तो इस तरह से वो बोल के चली जाती हैं। क्या उनको प्रत्येक इंग्लिश की ग्रामर की बारीकियां पता है क्या? तो बिना ग्रामर की बारीकियां जाने भी तो भाषा सीख सकते हैं। इसलिए कहते हैं इस विधि की अच्छी बात क्या है कि जो जटिल व्याकरण के नियम है, जटिल व्याकरण व अनुवाद, जो भंडारकर कहते हैं कि साहब अनुवाद तो करना ही पड़ेगा, उस अनुवाद का परित्याग कर देती है। इसमें अनुवाद की जरूरत ही नहीं पड़ती, इसमें तो डायरेक्ट इदम कलमम, समझ रहे हो भैया? ये नहीं सिखाया जाता कि PEN पेन, पेन माना कलम ना, इसमें डायरेक्ट सीधा इदम कलमम अयम राम कुमार अयम सूट बूटा ऐसा करके मतलब डायरेक्टली बच्चे को दिखा दिया जाता है। तो जटिल व्याकरण अनुवाद का दोनों ही चीजों का इसमें क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है, और बच्चा आराम से हर चीज को उसी रूप में देखता है, डायरेक्ट ही संस्कृत सीखता है। हिंदी से संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले हिंदी में जानेगा ये पेन है, फिर संस्कृत में इसको कलम कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। याद रखना, ये किसी भी भाषा शिक्षण की ये लाइन बहुत दमदार है, भयंकर है, भयंकर। भाषा शिक्षण की, किसी भी भाषा शिक्षण की ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। चाहे हिंदी शिक्षण की बात करो, चाहे अंग्रेजी शिक्षण की बात करो, चाहे संस्कृत की बात करो, दुनिया के इस दुनिया में, संसार में किसी भी भाषा की क्लास चल रही हो तो उस भाषा को सीखने का सबसे बढ़िया प्रोग्राम है कि उस भाषा के चारों तरफ माहौल को क्रिएट कर दो। जन्म के बाद जैसे हम हिंदी संस्कृत सीखते हैं, हिंदी ढूंढाड़ी सीखते हैं, मारवाड़ी सीखते हैं, कोई बिहारी सीखता है, कोई कौन से सीखता है, वैसे ही इस भाषा का वातावरण चारों तरफ दिए जाने से हमारे कानों में, आंखों में, हर जगह संस्कृत रहेगी तो सीख जाएंगे। तो प्यारे साथियों, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल हैं। संस्कृतमय वातावरण से स्वाभाविक रूप से बच्चा सीख जाता है, जैसे अपनी हिंदी और मातृभाषा को सीखता है। प्रारंभिक स्तर के लिए उपयोगी और सरल विधि है, बच्चे को व्याकरण नियमों की जरूरत नहीं पड़ती, अनुवाद का परित्याग करती है, भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। एक चीज मैं और लिखना चाहता हूं, नीचे जगह नहीं है, समझ जाना मेरे प्यारे साथियों, कि इसके द्वारा अभिव्यक्ति का गजब विकास होता है। बालक बहुत अच्छा सीखना सीखता है, भाषण और अभिव्यक्ति यानी वो बोलना सीख जाता है। इसमें पढ़ने लिखने का कोई कार्यक्रम विशेष नहीं होता, इसका दोष भी हो जाएगा ना। तो भाषण व अभिव्यक्ति का अच्छी विधि है, ये बहुत अच्छी विधि है। यानी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज बोलते हैं ना, बोलचाल की भाषा, वो इसमें बढ़िया सीख जाता है। तो इसके द्वारा श्रवण और भाषण कौशलों का भी अच्छा विकास हो जाता है। तो भाषण का और श्रवण भी आप इसके साथ जोड़ते हैं, हालांकि भाषण विशेष इसमें विशेष जोड़ दिया जाता है। तो इसके द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति का अच्छा विकास होता है। सुन के बालक अच्छा बोलना सीख जाता है, शुरू में गलत बोलता है, गुनगुनाना सीखता है, फिर जो अच्छे जानकार है उसको सही मार्गदर्शन करते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता, ये सेंटेंस ऐसा होता है, अहम आगंतुम इच्छामि, इस प्रकार से होता है, अहम आगंतु इच्छामि नहीं होता। इस प्रकार से मतलब बच्चे को सिखाया जाता है। अब देखो भाई साहब, हर चीज अपने आप में दुनिया में श्रेष्ठ तो है नहीं, कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ बुरी भी हैं। तो आइए इसमें कौन से दोष हैं। आपने कहा कि इसमें श्रवण और भाषण का गजब विकास होता है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि पठन और लेखन के न्यून अवसर होते हैं। यानी पठन और लेखन जो दो कौशल हैं, इनकी न्यूनता होती है, इसमें ज़्यादा इनके लिए अवकाश नहीं है, क्योंकि यहाँ तो काम इधर से सुनने का और सुन के थोड़ा सीख करके उसको बोलने का होता है। सुना बोले, सुने बोले, है ना, ऐसे चलता रहता है। तो पठन और लेखन का थोड़ा मामला कम होता है। और सुनो मेरी बात आगे, इसके अलावा दोस्तों इसका एक दोष ये भी है कि इस विधि के अंतर्गत आपने कहा कि साब शब्द का और अर्थ का सीधा संबंध बताया जाता है। यानी कोई भी चीज समझानी हो तो उसको साक्षात वस्तु से, अभिनय से, क्रिया से बताया जाता है। तो याद रखना, प्रत्येक शब्द का यानी हर एक शब्द और उसका जो अर्थ है ना, अर्थ, उन दोनों का, प्रत्येक शब्द अर्थ का प्रत्यक्ष संबंध संभव नहीं है। प्रत्यक्ष संबंध दिखाना संभव नहीं है। अरे हर चीज को आप साक्षात थोड़े ना बता सकते हो। मैंने कहा अयम आत्मा, अब बच्चा कहेगा गुरुजी दिखाओ आत्मा कहाँ है। अब आप कैसे दिखाओगे, अंदर से निकालोगे, निकला आत्मा बच्चे के सामने आ जा, ये देखो बेटा इधर ये आत्मा आ गई, है ना। याद रखना, संस्कृत में आत्मा शब्द क्या होता है भाई,
पुल्लिंग शब्द होता है। याद रखना, संस्कृत में आत्मा शब्द पुल्लिंग शब्द होता है। हिंदी में आप भले कुछ भी मानते हो, और ये परीक्षा का सवाल भी है, अयम आत्मा। अब एक बात बताओ, आत्मा शब्द है और आत्मा होता क्या है, होती क्या है, उसके लिए कौन सी आत्मा लेके आ जाओगे क्या? ये देखो रे भैया, ये आत्मा है और ये आत्मा शब्द है ना। इस आत्मा शब्द का मतलब ये आत्मा होती है। ऐसे ही मान लो आगे चुड़ैल। अब आप चुड़ैल कहां से लेकर के आओगे? तो याद रखना, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं है, जिनको आप नहीं दिखा सकते। ईश्वर, अब कहां से लाओगे भगवान को? बोलोगे आप भगवान जी आ जाओ यार, क्लास चल रही है, बच्चे के सामने शब्द आ गया ईश्वर, वो कह रहा है सर दिखाओ हमको तो साक्षात। तो हर शब्द और उसके अर्थ का साक्षात संबंध दिखाना वास्तविक रूप से वो नहीं है पॉसिबल। इसलिए इसमें कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु का ऐसी कौन से शब्द या अर्थ है, अमूर्त पदार्थों को पढ़ाने में ये गड़बड़ हो जाता है। अमूर्त पदार्थों का अर्थ बताने में ये क्या है, मतलब हर जगह प्रयुक्त नहीं हो सकती, यानी सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी क्यों नहीं है? कि कोई अमूर्त है जिसका रूप ही नहीं होता। अरे इसका तो रूप है, मेरा रूप है, इसका रूप है, इसलिए दिखा देते हो। लेकिन आत्मा का, ईश्वर का, इनका तो कोई रूप ही नहीं है। दया, धर्म, अरे उसको बहुत दया आ गई। अब दया शब्द को समझाने के लिए तो आपको कुछ परिभाषा का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ और चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। इमोशंस है, इसको कैसे समझाओगे? ये देखो ये आ गई दया, है ना। क्रोध, क्रोध को समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको उस हिसाब से दिखाना पड़ेगा ना। तो कुछ ऐसे दोस्तों अमूर्त पदार्थ होते हैं, अमूर्त शब्द होते हैं जिनका अर्थ इससे संभव है नहीं है, असंभव है, नहीं बता सकते। हर चीज को आप क्लास में नहीं दिखा सकते। इसलिए इस विधि का जो दोष है ना, मेन जो आपके ऑप्शन मिलता है परीक्षा में, वो ये है कि हर जगह लागू नहीं कर सकते, यानी ये अपने आप में सर्वव्यापी विधि नहीं है। और सुनो, इसका प्रयोग केवल प्रारंभिक स्तर के लिए विशेष उपयोगी है। ये छोटे बच्चों को आप आराम से इसे सिखा सकते हो। अब आप 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, आप रेट, टेट या और किसी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आपको तो संस्कृत सिखाने के लिए वो व्याकरण अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। इस विधि का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे गुरुजी कितने दिनों में करोगे तो जिंदगी गुजर जाएगी हमारी, कितने शब्दों को ऐसे समझाओगे आप? तो केवल प्रारंभिक स्तर हेतु ही उपयोगी है ये आपकी विधि, उच्च स्तर पर उपयोगी नहीं है। इसके लिए इसका भी ये दोष है। तो हर चीज का संबंध नहीं दिखा सकते। और एक छोटा सा दोष, वैसे ठीक है ओवरऑल अच्छी विधि है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं तो याद रखना इसमें श्रम व समय ज्यादा चाहिए होता है ना, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं दुनिया में, इसलिए श्रम व समय भी थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। एक कुशल अध्यापक की भी आवश्यकता होती है। और जो सबसे मेन धमाकेदार प्रॉब्लम है वो सुनो बाप, इस विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है वो सुनो। आपने क्या बोला, इस विधि की अच्छी बात है कि चारों तरफ संस्कृत का वातावरण दे दो। अब बच्चा सुनेगा भी संस्कृति तो धीरे धीरे बोलेगा भी संस्कृति, उसको दूसरी भाषा सुनाओ में तो आप मना करती है ना आपको। अब एक बात बताओ, विद्यालय में आप ये कर लेंगे 6 घंटा, ठीक है साहब, हमने जत्न करके, प्रयास करके युद्ध स्तर पर, और ये कह दिया कि जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चे, टीचर्स, स्टाफ सारा का सारा वॉचमैन भी अंग्रेजी में बात करेगा साहब, तो ठीक है। वैसे ही संस्कृत के लिए लागू कर देंगे आप कि साहब मीडियम संस्कृत पढ़ा रहे हो तो आर से पार हर जगह संस्कृत में ही बात करोगे। मुझे ये बताओ, स्कूल में बच्चा कितने घंटे रहता है भाई? 6 घंटे। 6 घंटे के बाद बच्चा कहाँ आएगा? घर पे। और घर पे कितने घंटे रहेगा? 6, 24 में से 6 माइनस कर दो, 18 घंटे। आपने कक्षा में बकरी का चित्र दिखा करके बच्चे को डायरेक्ट ये कहा इयम अजा, ये नहीं कहा कि बकरी, रो बकरी को संस्कृत में अजा कहते हैं, नहीं, ये विधि ऐसे पढ़ाती नहीं। ये विधि तो ऐसे पढ़ाती है कि यहाँ बकरी का चित्र था, मैंने कहा मेम प्रियांश विद्यार्थी न इयम अजा, फिर बच्चा इधर उधर गया, उसको बकरी दिखाई दी, ओह इयम अजा, ऐसे उसने संस्कृत सीखना प्रारंभ किया। उसको नहीं पता ये बकरी है कि गोट है कि कुछ और है। अब वो जैसे ही घर पे गया, हम रहे गांव के लोग, गांव के विद्यार्थी, गांव के बच्चे, घर के वातावरण में कहाँ संस्कृत है? वो तो सीधी अपनी भाषा में कहेगा, अरे बेटा आ गया क्या तू, चल छाड़ी में चल, चल गोना में चल, चल बकरी चराने जा। अब वो जो 6 घंटे में आपने बड़ी मुश्किल से बच्चे को सिखाया था, उस चित्र दिखा करके साक्षात कि इयम अजा, पर वो घर जाते ही तुरंत अजा किसी में बदल गई बकरी में। यहाँ तक कि राजस्थानी भाषा में तो छाड़ी भी कह देते हैं उसको। अब जो आपकी बेचारी अजा थी वो बच्चे के दिमाग में बकरी भी हो गई और वो छाड़ी भी हो गई। अब वो दूसरे दिन आएगा, कहेगा मम विद्यार्थिनः इदानीं वदन्तु का इयम, फिर बच्चे कहेंगे इयम छाड़ी श्रीमंतः, इयम बकरी श्रीमंतः। अब आपकी 6 घंटे की मेहनत पर बताओ 18 घंटे की मेहनत हावी हो गई ना, हो गया ना मामला गड़बड़। तो इस विधि का ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई साहब संस्कृत का वातावरण आप कहाँ बनाएंगे, क्योंकि 6 घंटे विद्यालय में बालक रहता है। इसलिए इस विधि का दोष मैं यहीं सेट करना चाहता हूँ इस बात को
कि हर जगह संस्कृतमय वातावरण संभव नहीं है। हर जगह, सब जगह जो संस्कृत का वातावरण है, संस्कृतमय जो वातावरण की बात आप कर रहे हैं, नहीं दिख रहा हो तो प्यारे साथियों थोड़ा समझ लेना बात को। यहां मैं जो लिख रहा हूं सेंटेंस मेरा है कि हर जगह संस्कृतमय वातावरण संभव नहीं है। जैसे ही चोरा स्कूल से घर आएगा और बत्ती गुल हो जाएगी मेरी, समझ रहे हैं मेरी बात को। इस प्रकार से आपकी इस विधियों में कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं, और आप इसको जल्दी से छाप लो। बात तो समझ में आ गई ना? नहीं आई तो सुनो, आप छापते रहो और तब तक मैं मोटी मोटी बात बता देता हूँ। इस विधि में हम कोई भी भाषा पढ़ाते हैं तो चारों तरफ उस भाषा में ही बातचीत होती है, और धीरे धीरे बच्चा 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में अभ्यास करके उस भाषा को सीख जाता है। पहले गलत सीखेगा, बस सुनेगा तो गलत, धीरे धीरे बोलना भी सीख जाएगा, है ना। तो चारों तरफ हम सब जो है, एक तरह से यूँ मान लो कि संस्कृत की क्लास है तो संस्कृत मीडियम ही चल रहा है सब कुछ। अब इसमें क्या है, मातृभाषा का प्रयोग हम करते नहीं हैं, तो बच्चा हमेशा हर चीज़ को डायरेक्ट संस्कृत में सीखता है, उसको हिंदी का सहारा लेकर नहीं सिखाया जाता। अभी मैंने आपको बोला ना कि बकरी बकरी माना अजा होती है संस्कृत में, ऐसा नहीं पढ़ाया जाता। कहते हैं डायरेक्ट ये अजा, सीधा अजा ही बता दिया आपने तो उसको याद हो गया। पहली बार उसने देखा ये क्या है, ये अजा, तो उसको अजा ही समझेगा वो, ठीक है। तो भाषा शिक्षण भी यही कहता है कि बच्चे को पहले साक्षात इंद्रियों के द्वारा जो देखता है उसको उसी रूप में बताया जाना चाहिए, स्वाभाविकता से सिखाना चाहिए। श्रवण भाषण के व्यक्ति का विकास होता है, स्वाभाविक एक वातावरण का निर्माण करोगे तो बच्चा आराम से सीख जाता है। प्रारंभिक स्तर के प्रयोग करने की भी सरल विधि है। जटिल व्याकरण और अनुवाद की जो रटंत प्रक्रिया है उसका भी परित्याग किया जाता है, और ओवरऑल देखा जाए तो भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। लेकिन दिक्कत क्या है, हर जगह संस्कृत कहाँ से वातावरण लाएंगे? हमारे घर में तो राजस्थानी, हिंदी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, न जाने कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग हम करते हैं। वो अजा जो है बेचारी, वो घर जाते ही बकरी, छाड़ी, गोना, पता नहीं किस किस में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी बात, पठन लेखन को इसमें न्यूनता पाई जाती है, इस कौशलों का विकास नहीं होगा। प्रत्येक शब्द और अर्थ का कहाँ तक संबंध बताओगे? कुछ अमूर्त पदार्थ होते हैं जिनका सीधा अर्थ या शब्द और अर्थ में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना पॉसिबल नहीं है। आत्मा को कैसे दिखाओगे, ईश्वर को कैसे दिखाओगे? वहाँ तो कोई परिभाषा का या किसी और अन्य मीडियम का जो है साधन लेना ही पड़ता है। इसलिए और प्रारंभिक स्तर पर ही ज़्यादा उपयोगी है। उच्च स्तर पर संस्कृत पढ़ने के लिए इतना समय कौन खराब करेगा? सीधा हम व्याकरण और नियम याद करेंगे क्योंकि अपना दिमाग बड़ा विकसित है, हमें जोर नहीं आता रटने में। उच्च स्तर पर हमको दिक्कत नहीं है, मानसिक विकास हमारा इतना अच्छा हो जाता है, तो इतना समय हम नहीं खराब कर सकते। इस विधि में थोड़ा समय और श्रम दोनों ही ज़्यादा लगते हैं, और इसलिए ये व्यापी सर्वव्यापी विधि नहीं है। प्रारंभिक स्तर के लिए 2 बिंदु निकाल रहा हूँ, छाप लिया होगा आपने। और मैं समझता हूँ कि आज तक के शिक्षण में आपने कई बार प्रत्यक्ष विधि को पढ़ा होगा, लेकिन आज का जो आपका अनुभव रहा होगा, जिस सुंदर शब्दों में, बहुत प्यारी अभिव्यक्ति में, कतई सरल सरल शब्दों में मैंने आपके सामने इसलिए रखा है ताकि एक बार यहाँ पढ़ने के बाद कम से कम आपको कोई प्रत्यक्ष विधि के बारे में ये कहा कि यार होती क्या है ये बता, तो आप उसको किसी भी रूप में रटाए रटे शब्दों से, सुग्गा तोता बन करके नहीं, बल्कि स्वाभाविक ऐसा लगे कि यार मैं भी मास्टर बन गया। आज मैं बताऊं तुझे वास्तव में प्रत्यक्ष विधि होती क्या है। समझ रहे भाई? कुछ तथ्यात्मक आंकड़े हैं, वकील का नाम याद करना, जेस्पर का नाम याद करना, गेटे का नाम याद करना है, ये तो करना ही है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझ आधारित होती हैं। यदि एक बार समझ डाला तो लाइव जिंगा लाला। करो जल्दी से शेयर, और बाकी छाप लिए हो तो आगे अनुमति दो, आगे बात करते हैं हम सभी। वीडियो को बिना कहे लाइक तो कर ही दिया करो। अपने अच्छी बात यह कि हर वीडियो को डेली 3 घंटे में 10,000 लोग देख रहे हैं, और उसमें 2,000 लोग लाइक करते हैं, 8,000 लोग बड़े कंजूसी कर जाते हैं। तो लगता है कि शायद 8,000 लोगों को उतना मजा नहीं आया होगा, या कारण कुछ भी मान लो, उनको लग रहा हो कि सर आधे घंटे में आप गुण और दोष ही बताए हैं। अब बताओ, एक विधि है, इतनी बड़ी विधि है, संस्कृत शिक्षण भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो मेरे प्यारे साथियों, इतना तो टाइम चाहिए ना। ये परीक्षा का सवाल 100% आएगा। दोबारा और लिख रहा हूं, ये देखो आपको मैं, कि किसी भी भाषा शिक्षण की ये अपने आप में बताओ कैसी विधि है? सर्वश्रेष्ठ विधि है। कैसी विधि है? सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्रारंभिक स्तर के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है, और किसी भी भाषा शिक्षण की सबसे टॉप क्लास की विधि का नाम पूछे तो क्या बताओगे आप? प्रत्यक्ष विधि है। अब हम बढ़ते हैं साहब इसके बाद में आगे, है ना। शेयर करते रहो दबा के, ताकि आगे करते रहें, बात भी अच्छी उपस्थित रहती है। कहते हैं ना, जब आदमी का सब अच्छा होता है तो बहुत कुछ चीज़ें अपने आप ही उपज जाती हैं। प्रत्यक्ष विधि की इस विस्तार पूर्वक चर्चा के बाद में आगे जो चर्चा हम करने वाले हैं वो हमारी विधि है जिसका नाम है हर्बर्ट की पंचपदी विधि। और आप सब लोगों ने इस विधि का नाम जरूर सुना होगा, है ना, क्योंकि आज हमारी पाठ योजनाएं
आज हमारे शिक्षण में जो माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक योजना आपने पढ़ी है, जिसको लेकर आने वाला कमेनियस भाषा शिक्षण में, और डॉक्टर वेस्ट महोदय ने हिंदुस्तान में जिसको पनाह दी, जिसके प्रबल समर्थक माने गए कि नहीं, किताब से ही पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि मास्टर जी कक्षा में जा करके अपने उद्देश्यनिष्ठ शिक्षण को नहीं कर पाएंगे। इसलिए अध्यापक को भी पता रहे कि मुझे इस स्तर पर इस कक्षा में आज 2 महीने में, 3 महीने में, अर्धवार्षिक, वार्षिक जो मेरा इकाई है, मेरा जो पाठ्यक्रम का अंग है, ठीक है, उसको ध्यान में रख करके मैं शिक्षण कार्य करवा सकूं। इसके लिए पाठ योजना बनाई जाती है। उस पाठ योजना का आधार, उस पाठ योजना का कॉन्सेप्ट जहां से निकला है, उस पाठ योजना के आधार विधि का नाम है दोस्तों अगला, जिसका नाम हम पढ़ने वाले हैं हमारी नंबर 3। अरे इससे पहले हमने पाठ्य पुस्तक विधि पढ़ी है, फिर हमने संस्कृत शिक्षण के संदर्भ में प्रत्यक्ष विधि पढ़ी है। अब हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं अगली, वो है हर्बर्ट की पंचपदी विधि। हर्बर्ट की पंचपदी विधि। याद रखना, इसको हम हर्बर्ट की पंचपदी इसलिए कहते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट है। और उसमें कितने पद दिए इन्होंने? 5 पद दिए हैं। 5 पदों का समाहार संस्कृत में बताओ क्या कहलाता है रे भैया? तो आपका जवाब होना चाहिए सर पंचपदी कहलाता है। 5 पदों का समाहार। तो इसका मतलब हो गया जब संख्या पूर्व में हो और समाहार अर्थ में समास किया जाए तो फिर बताइए वहां समास का नाम क्या होता है? द्विगु समास होता है। मेरे प्यारे साथियों, देने वाले कौन है? चलिए साहब एक एक की हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। याद रखिएगा, आपको परीक्षा में पूछेगा कि बताओ अरे भैया इसके प्रवर्तक का नाम क्या है। समझ रहे हो क्या? तब आपका जवाब होगा एफ हर्बर्ट। इसका जो प्रवर्तक है वो उसके नाम से ही पता चल रहा है। कौन है? एक अंग्रेज महोदय हैं, अंग्रेजी भाषा शिक्षण के शिक्षा शास्त्री हैं। अच्छा, ये हर्बर्ट की खास बात मैं आपको और बता देता हूं। ये हर्बर्ट न केवल शिक्षा शास्त्री है बल्कि एक दार्शनिक भी है। ये हर्बर्ट न केवल दार्शनिक हैं, एक मनोवैज्ञानिक भी हैं। तो याद रखना, बहुत सारी प्रतिभाओं का धनी आदमी था ये अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए याद रखना, ये अपने आप में मनोवैज्ञानिक भी है ना, ये अपने आप में एक दार्शनिक भी है, दर्शन का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं और शिक्षण शास्त्र में जो अनुसंधान कार्य हैं उनमें भी इस महोदय का बहुत बड़ा नाम है। चलिए साहब, तो प्रवर्तक कौन है? हर्बर्ट हैं। शिक्षा शास्त्री भी हैं, दार्शनिक भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, इस हर्बर्ट ने, आपसे परीक्षा का सवाल दे रहा हूं मैं आपको कि हर्बर्ट की पंचपदी में हर्बर्ट ने कितने सोपान दिए? कालिया, कितने सोपान दिए? परीक्षा का प्रश्न दे रहा हूं भैया। आप लोग क्या है कि हर्बर्ट का नाम आते ही सीधा 5 5 5 5 5, किसी के बाप की नहीं सुनना चाहते आप, कोई 3 5 करना ही नहीं चाहते आप। लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हर्बर्ट की पंचपदी में आज वर्तमान में 5 पद तो हैं, पर हर्बर्ट ने खुद ने 5 पद नहीं दिए हैं। कितने दिए? 4 दिए हैं। बढ़िया, बहुत जोरदार। बताओ, यानी हर्बर्ट ने स्वयं ने कितने पद दिए हैं हर्बर्ट की पंचपदी में? हर्बर्ट ने खुद ने, तो आपको उत्तर देना है 4। अब वो 4 पद कौन कौन से हैं? मैं तो भूल गया। बताओ, देखिए 1 2 3 और 4। हर्बर्ट की पंचपदी में हर्बर्ट ने स्वयं ने कितने पद दिए ये आपको बताना है। हर्बर्ट ने कितने सोपान दिए, यानी स्वयं हर्बर्ट ने इस पंचपदी में हर्बर्ट ने स्वयं ने कितने सोपान दिए? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताओ। 4 दिए ना? जो कमेंट्स नहीं कर रहे, जिनको नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, भी आ जाएगा। हम सीखे तो रहे भैया, सीखने तो आए हैं ना। तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में करो, इसको जल्दी से लाइक ठोक दिया करो यार, और शेयर में तो पूछा मत करो। बताओ, हर्बर्ट ने स्वयं ने कितने सोपान दिए? 4। बहुत बढ़िया। अब देखो साहब, इसको हम कैसे करते हैं। सबसे पहला सोपान आया, उसका नाम था साहब स्पष्टता। बताइए, सबसे पहला सोपान उसका नाम क्या था? स्पष्टता। यानी अध्यापक सबसे पहले जाकर अपनी विषय वस्तु को बच्चों के सामने कक्षा में स्पष्ट करता है, तो इसका नाम तो क्या हो गया? स्पष्टता। दूसरा से आएगा आपका संबद्धता, यानी पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में, बच्चों के द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान में और नवीन ज्ञान में शिक्षक महोदय क्या करेंगे? संबंध स्थापित करेंगे, जिसको आजकल की पाठ योजना में तुलना करना भी कहते हैं, है ना।
आगे देखो नंबर 3, इसके बाद में आपका आता है दोस्तों वैसे, जिसको हम कहते हैं व्यवस्थीकरण करना, यानी नियम निर्माण करने के जैसा, जिसको हम कहते हैं व्यवस्था, व्यवस्थीकरण, सामान्यीकरण, नियम निर्माण करना आदि। और चौथा आता है आपका प्रयोग वाला, जिसको इन्होंने जो नाम दिया वो पढ़ रहे हैं हम इस समय, विधि। तो बताओ कितने हो गए? 4 हो गए, चेप लो इसको, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 4 हो गए साहब। अब इसको याद करने का भी एक अच्छा तरीका बता देता हूं मैं आपको। ये दोनों तो देखो ऐसे से हैं, ऐसे स्पष्टता, ऐसे संबंधता, और इसके बाद में जो 2 है ना वो वी से स्टार्ट है। तो एक तो एस से कितने हो गए? 2, और बताइए वी से कितने हो गए? 2। तो एस वी, हर्बर्ट का एस वी कैसे? स्पष्टता, संबंधता, व्यवस्था और विधि। जबकि आजकल की जो पाठ्य योजनाएं हैं इसमें हमने इन सोपानों को अलग अलग नाम भी दे रखा है। मैंने आपसे क्या कहा? संबंधता का मतलब होता है तुलना। इसी प्रकार से व्यवस्था जो सोपान है उसका नाम हो जाएगा अमूर्तीकरण या मूर्तीकरण करना, यानी मूर्त रूप देना, सामान्यीकरण करना, नियम करना। इस प्रकार से भी नाम दिया जा सकता है ना। चाहो तो आप लिख सकते हो, आपका मन करे कि गुरुजी हमको तो लिखना है। तो याद रखना, जो स्पष्टता है उसको तो हम आगे 2 भागों में बांट ही रहे हैं। जो संबंधता है उसको हम वास्तव में बोलते हैं तुलना, और व्यवस्था को हम बोलते हैं सामान्यीकरण। आजकल की बात बता रहा हूँ, जो आजकल इनके नाम अपडेट हो गए हैं वो। और उसके बाद में जो विधि है उसको हम बोलते हैं आजकल व्यवहार प्रयोग में प्रयोग, है ना। तो ये वही चीजें हैं जो इसको 4 नाम ऐसे दिए। चलो जल्दी से टीपो भाई साहब। हर्बर्ट की पंचपदी विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट माने जाते हैं। हर्बर्ट एक महान शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक हैं। हर्बर्ट ने अपनी इस विधि में 4 सोपान दिए हैं, जिसमें 2 एस से स्पष्टता और संबंधता है, और 2 वी से व्यवस्था और विधि है। संबंधता वाले को हम तुलना कहते हैं, और व्यवस्था वाले को हम सामान्यीकरण कहते हैं, और विधि का आजकल नया अपडेट नाम प्रयोग है। लेकिन समय बदलता गया प्यारे साथियों, और धीरे धीरे हमारा समय छाप लिया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। अब क्या हुआ कि इसी हर्बर्ट महोदय के 2 चेले आए। आप सबको पता है कि गुरु की किसी परंपरा को आगे बढ़ाने का जो दायित्व है वो किनके ऊपर होता है? शिष्यों के ऊपर होता है। और ये जो शिष्य हैं इनकी संख्या थी 2। वैसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ जो काम करने वाले हैं वो 2 आदमी हैं। अरे मेरी परंपरा को आगे कौन बढ़ाएगा? आप ही तो बढ़ाओगे। संस्कृत सरस्वती परिवार को कौन आगे बढ़ाएगा? आप ही तो बढ़ाओगे। हालांकि मैं तो शिष्य भी नहीं बोलता, मैं तो साथी बोलता हूँ कि आप मेरा परिवार है, उसके आप सब साथी हैं, आप सदस्य हैं। तो भैया जल्दी से आगे बढ़ाओ, इसको शेयर कर दो फटाफट से, है ना। तब तक मैं लेकर आता हूँ आपके लिए बढ़िया चीज। अर्जुन का तीर। हर्बर्ट के शिष्य हैं 2, जिसमें एक शिष्य का नाम है शिलर। प्यारे साथियों, ये इंग्लिश में लिखा हुआ शब्द है जिसको जिलर भी बोल देते हैं कहीं कहीं। और दूसरे हमारे शिष्य हैं जिसका नाम है रेन। ये 2 आपके शिष्य हैं, और दोनों ही शिष्य बड़े होनहार थे। गुरुजी का मान सम्मान आगे बढ़ाया, और इन दोनों ने क्या किया? एक पहला जो सोपान है, बताओ प्रथम सोपान का नाम क्या था? उस प्रथम सोपान को, जिसका नाम स्पष्टता है, उस स्पष्टता वाले सोपान को 2 भागों में बांट दिया। ये देखिए पहला सोपान है कौन सा? स्पष्टता। और स्पष्टता को कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। अब वो कैसे? अब जब 2 भागों में बांट दिया तो बताओ 4 से बढ़कर एक और हो गया, तो कितने हो गए? 5 हो गए। तो हर्बर्ट के शिष्य, जिसमें एक का नाम शिलर एक का नाम रेन आता है, पहला जो सोपान स्पष्टता का था उसके 2 भाग कर दिए। और इस प्रकार वर्तमान में बताइए, हर्बर्ट विधि में, पंचपदी में कितने सोपान हैं प्यारे साथियों? 5 सोपान हैं। अरे 4 थे, 1 के 2 हो गए, तो 5 हो गए ना। अब वो 5 सोपान कैसे कैसे थे उसी की चर्चा हम करने वाले हैं। आ जाओ रे भैया, कैसे? तो आप सुनो ध्यान से। ऐसे दोस्तों, इन्होंने क्या किया? जो सबसे पहला सोपान था उसका नाम क्या था? पहले स्पष्टता था। तो मैं इसके साथ लेकर चलता हूं आपके, जिसमें शिलर का नाम विशेष था। इस सोपान के कितने टुकड़े कर दिए भाई साहब ने? 2 कर दिए। अब वो 2 टुकड़े कैसे किए वो भी सुन लो आप। इन्होंने कहा कि स्पष्टता में 2 बातें होती हैं। अरे इन्होंने तो कहा कि हर्बर्ट ने कि स्पष्ट करता है, अध्यापक कक्षा में गया और अपनी विषय वस्तु को स्पष्ट करता है, यानी स्पष्ट रूप से छात्रों के सामने रखता है ना। लेकिन इसने कहा, शिलर और रेन ने ये कहा कि नहीं गुरुजी, स्पष्टता में तो 2 बातें हैं, जो बच्चों के पास है उसको जानना, और फिर जो नहीं है उसको बच्चों के सामने रखना। इसका मतलब पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना और फिर नवीन ज्ञान को स्पष्ट करना। तो गुरुजी यहाँ तो स्पष्टता में 2 बातें हैं, जो नवीन ज्ञान को जानना है वो तो प्रस्तावना है, और जो
उसका पूर्व ज्ञान है उसको जानना तो प्रस्तावना है, और नवीन ज्ञान जो बच्चों को देना है उसको स्पष्ट रखना, पाठ का प्रस्तुतिकरण करना है। इस प्रकार पहले सोपान के 2 भाग हो गए, स्पष्टता में पूर्व ज्ञान को जानना और फिर उस नवीन ज्ञान को स्पष्ट करना, 2 बातें। इसके बाद में दोस्तों तीसरा सोपान इसमें आया, जिसमें हम कहते हैं व्यवस्थीकरण करना या तुलना करना, इसको सीधा हम बोल देते हैं। तो तीसरा सोपान क्या आया आपका? तुलना का। और चौथा सोपान सार रूप में किसी भी विषय वस्तु का सारांश निर्माण करना, है ना, सार कथन, अध्यापक कथन या सिद्धांत निर्माण करना, इसको सामान्यीकरण। और 5वां सोपान जो आपका आता है विधि का, उसका नाम यहाँ प्रयोग हो गया, जिसका मतलब है अर्जित ज्ञान को स्थायित्व देने के लिए कक्षा कार्य, गृह कार्य आदि दिए जाते हैं। आज वर्तमान पाठ योजना में यही 5 सोपान काम आते हैं। तो हर्बर्ट ने 4 दिए, उसमें स्पष्टता वाले के 2 भाग किए, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण करना। अब अध्यापक कक्षा में जाकर सबसे पहले प्रस्तावना करता है, फिर अपने विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है, यानी विषय वस्तु को स्पष्ट कर दिया यहाँ तक। उसके बाद में पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान में तुलना करता है ना। उसके बाद में सारांश निकालता है, निष्कर्ष निकलवाता है बच्चों से, और लास्ट में उसका व्यवहार में प्रयोग करने के लिए कक्षा कार्य, गृह कार्य देता है। इनकी भी थोड़ी थोड़ी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। हालांकि मोटे रूप में विधि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत यहाँ जानकारी फिर भी हमको यहाँ करनी चाहिए कि वास्तव में इस विधि में और भी खास बातें क्या है, प्रस्तावना क्या है, प्रस्तुतिकरण में क्या क्या आता है, तुलना में क्या क्या आता है, इनके अलग अलग नाम भी हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। इसको विन्यास प्रेरण कौशल कहते हैं, पाठ प्रारंभ कौशल कहते हैं, उत्प्रेरण प्रारंभ कौशल कहते हैं, पाठ उपस्थापन कौशल कहते हैं, इसको विषय प्रस्तुतिकरण कौशल कहते हैं, पाठ प्रस्तुतिकरण कौशल कहते हैं, पाठ प्रदर्शन कौशल कहते हैं, पाठ प्रस्तुतिकरण कौशल कहते हैं, तुलना को अमूर्तीकरण कहते हैं, सामान्यकरण को नियम निर्माण, नियमितीकरण, सिद्धांत निर्माण आदि कई सारे नामों से जाना जाता है। गद्य पद्य में इसको अध्यापक कथन या श्यामपट सारांश कहते हैं, प्रयोग को व्यवहार प्रयोग, गृह कार्य, कक्षा कार्य आदि कई सारे नामों से जाना जाता है। मैं समझता हूं ये सब चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। यहां तक जल्दी से छाप लो और वीडियो को शेयर करो, बढ़ा दो, आज कैसे भी धमाधम लगा के इस वीडियो को पहुंचा दो, हम पूछो मत तो नदिया के उस पार। ठीक है, बात समझ में आ रही है? छाप लिया आपने? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोग वास्तव में मेरे साथ सहयोग से बहुत ईमानदारी से जुड़े हैं उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं कोशिश करूंगा ईमानदारी से कि सारी विषय वस्तु आपके ज़बरदस्त समझ में आए, पूरी एनर्जी के साथ। सारे दिन भले मैं कितना थका हारा हूं, लेकिन यहाँ सामने आकर जब भी आपके सामने क्लास लूँ तो मैं एकदम तरोताज़ा महसूस करूँ। ठीक है भाई, कल मैंने आपको कहा था कि कल रात से, आज और कल, यानी आज 31 तारीख दिसंबर की लास्ट और कल 1 जनवरी 2021 का नववर्ष जो प्रारंभ होगा, इन 2 दिनों में संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर यदि आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 80% छूट मिलती है। और ये जो भी पढ़ाने की शैली है उसी शैली में वीडियो आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा व्याकरण का पाठ्यक्रम आपको मिलेगा, बहुत अच्छी आपको शिक्षण विधि का पाठ्यक्रम आपको मिलेगा, जहां आपको ऑनलाइन क्लास के साथ साथ में उसके बहुत बढ़िया हैंड राइटिंग में लिखे हुए सुंदर सुंदर अक्षरों में उकेरे हुए नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको कई सारे टॉपिक बाई विगत परीक्षा प्रश्नों के आधार पर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर और पाठ्यक्रम आधारित कई सारे टेस्ट पेपर की सीरीज आपको मिलेंगी, जिनको पढ़ करके मुझे नहीं लगता कि आपकी परीक्षा में कोई कमी रह जाएगी। आपके आत्मविश्वास को चरम पर पहुंचाने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। उसके साथ साथ वहाँ यदि आप वीडियो देखते हैं और उस टॉपिक को यहाँ हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार लाइव क्लास के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। इसके साथ समयानुसार जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम टेस्ट आदि का भी प्रोग्राम 1 घंटे का एक्स्ट्रा रखेंगे, बशर्ते आपका साथ इसी तरह बना रहे, प्यार प्रेम इसी तरह बना रहे। संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा उसका भी लिंक आप शेयर किया करें। इस चैनल को तो आपने बहुत प्यार प्रेम दिया ही है, मैं चाहता हूं कि आप वहां भी बहुत प्यार प्रेम दें। उस मोबाइल एप्लीकेशन के कोर्स का लिंक, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इतना फैला दो कि कोरोना को जगह ना मिले कि मैं कहाँ जाऊं। सब जगह तो संस्कृत सरस्वती चल रहा है, सब जगह तो राम कुमार शास्त्री की क्लास चल रही है। दोस्तों, अप्रैल 25 तारीख तक मैं ये चाहता हूं कि संपूर्ण राजस्थान के विद्यार्थी एक बार किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में राम कुमार से जरूर मिले। एक बार मुझे कम से कम सुने, एक बार कहीं ना कहीं वो मुझसे संवाद जरूर करे। ऐसा प्रयास मेरा है तो थोड़ा आपका भी सहयोग मिलेगा। तो ऐसा निश्चित रूप से 25 अप्रैल तक हो जाएगा। 10 लाख विद्यार्थी हैं राजस्थान में और 2 करोड़ विद्यार्थी हैं पूरे हिंदुस्तान में जो संस्कृत पढ़ते हैं, जिनकी संस्कृत आवश्यकता है। तो प्रयास करें कि हम उन सब लोगों तक पहुंचने का, ताकि पता चले कि वास्तव में संस्कृत को इतने सरल रूप में, इतने आसान शब्दों में, अपनी सी भाषा में, व्यवहारिक भाषा में, अपनी सी भाषा में कुछ अपनेपन में इस तरह पढ़ाया जा सकता है। इसके आगे क्लास की चर्चा हम कल करेंगे। एक बार फिर आप सभी संपूर्ण भारतवासियों को, प्यारे संस्कृत अनुरागियों, मेरे साथियों, बंधुओं को, परिवार के सदस्यों को संस्कृत सरस्वती परिवार और राम कुमार जाट की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन। आशा करता हूं दोस्तों कि अगले साल में जो भी वैकेंसी में आप बैठने वाले हैं, जिसके लिए आप बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, सारे संघर्षों को किनारे करके जिंदगी की
सारे दुख दर्द को एक किनारे करके आपने अपने आप को संभाल कर जिस मुकाम के लिए आप लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, वो युद्ध, वो मुकाम आपको जो है विजय उसमें मिले, आप सफल हो में, आपका जो है जीवन बहुत सुखमय हो। ये सच में मेरी हार्दिक इच्छाएं हैं। आप एक ऐसे परिवेश से, उन्हीं वातावरणों से, उसी आंगन से, खेत खलिहानों से मैं निकला हूँ, उसी से मैंने अपने जीवन प्रारंभ किया है। मेरा आज भी समय अधिकतर गांव की उसी संस्कृति में, सभ्यता में पला बढ़ा है, आज भी गुजरता है। वही लोकगीत, वही संस्कृति की खुशबू, वही हमारी सब चीज़ें, वो भी मुझे आज बहुत अच्छी लगती हैं। जो जीवन में संघर्ष आप देख रहे हैं या आप देख चुके हैं और जिनको आप देख रहे हैं आगे भी, वो सब संघर्ष इनसे बहुत बारीकियों से मैं गुजरा हूँ। इसलिए आपके दुख दर्द का, आपकी हर तकलीफ का मुझे बहुत 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 हृदय की गहराई से अनुभव रहता है, महसूस रहता है। मैं उन संवेदनाओं को, उन चीज़ों को, उस दुख दर्द को बहुत आसानी से समझ पाता हूँ। जब सामने आकर के आप किसी न किसी रूप में अपनी बात को मेरे तक पहुँचाते हैं, कितना अच्छा लगता है कि आप पढ़ाई लिखाई से इतर भी, अपने जीवन से संबंधित भी कितनी ही बातें, कितनी परिस्थितियाँ आप हमारे सामने कहते हैं। उसे सुनकर यकीन मानिएगा हमें लगता है कि हमारा शिक्षक बनना सार्थक हुआ, हमारा जीवन सार्थक हुआ, कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, आप और अन्य न जाने कितने साथियों के लिए भी काम कर पाते हैं। हमारा मार्गदर्शन आपकी परीक्षा में इतना गजब काम कर जाता है, ये जानकर हमें भी अपने जीवन की सार्थकता दिखाई देती है। इसी सार्थकता के लिए आप लोगों से जुड़े हैं। तो एक बार फिर लास्ट में यही कहूँगा कि इसको, वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में आप जो है एक बार हेलो ऐसा कुछ लिखें, या नव वर्ष की शुभकामनाएं, जिस भी रूप में आप कहना चाहते हैं, जो लोग जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं उस माध्यम से। और इस वीडियो का लिंक शेयर हर जगह करें। संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन पर कैसी क्लासें आपको लग रही हैं उसका भी आप अनुभव बताएं जरूर, है ना। इस प्रकार से पढ़ते रहें, सीखते रहें। आप सबके जीवन में बहुत 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 मंगल हो। मैं ईश्वर से और माँ सरस्वती से विशेषकर निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ और आपके मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास की विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आज 31 है, आज भी क्लासेज हमारी विधिवत नहीं हुई हैं, तरीके से नहीं हो पाई उस तरीके से। तो कल की जो क्लास रहेगी, यानी 1 जनवरी की हमारी क्लास रहेगी, वो शाम के 5 बजे रहेगी दोस्तों। कितने बजे? 5 बजे से 6 बजे रहेगी। 2 तारीख से विधिवत वही हमारा टाइम वैसे रहेगा। 2 दिन है, क्लास नहीं भी लेते, लेकिन मैं चाहता हूं कि ना, क्लास ली जाए, आपके सामने उपस्थित होया जाए, आपसे बात की जाए, ताकि आपकी चिंताएं, आपके टेंशन, और जो नववर्ष हमारा चल रहा है अंग्रेजी जो हमारा महीनों का, उसमें भी आपका और मेरा नमस्कार, कम से कम हेलो हाय तो हो ही जाए। तो कल 1 जनवरी 2021 को हमारी पहली क्लास 5 से 6 बजे के बीच होगी। कल 2 दिन की बात थी, आज और कल की बात है। 2 तारीख से हम कंटिन्यू अपने वापस पहले वाले 7 बजे की समय को पकड़ लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू 7 से 8 चली रहे। तो दोस्तों एक बार फिर मैं कह रहा हूं, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, कल की क्लास 5 बजे, 1 जनवरी 2021 की क्लास, 1 जनवरी नववर्ष की प्रथम क्लास हमारी 5 बजे से 6 बजे के बीच में होगी। लाइव में मिलूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त करके एक बार नमस्कार करें, उसके बाद विदा लेते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, नववर्ष की शुभकामनाएं, नव वर्ष से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत अधिक भूरी भूरी शुभाशयाः सर्वेषां कृते हार्दिक शुभकामनाः, सर्वेषां जीवनम, सर्वेषां भावी जीवनम अत्यंत मंगलकारी भवेयुः भवेत इति अहम कामना करोमि। मैं ऐसी आपसे ईश्वर से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो हाय, नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोग पढ़ाना। ठीक है, तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल क्लास 5 बजे लाइव।